डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें कि हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। इस लेक्चर का मेन पर्पज यही है कि कम समय पे ज्यादा रिवीजन आप लोग को करा सकूं मैं। क्विक रिवीजन सीरीज में अभी तक हमने आधुनिक भारत डिस्कस किया है, पर्यावरण डिस्कस किया है, भारतीय राज व्यवस्था डिस्कस की है और अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम की समान हिंदी की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप सीधे कांटेक्ट करिए। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत की बात हम करते हैं। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, तो आप याद रखेंगे विजयालय ने डाली थी। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि एक विशाल नंदी की मूर्ति देखी गई है, भारी भरकम मूर्ति, तो ये किस मंदिर में है पूछा जाए अगर, तो आप बताएंगे बृहदेश्वर मंदिर में है नंदी की एक विशालतम मूर्ति। ठीक है। अगर यहाँ पे पूछेगा कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, यहाँ पे याद रखिएगा जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है, वो तंजौर में है और तंजौर आपके चोल की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे राजराज प्रथम के शासन काल में। ठीक है। चोलों का राज्य फैला था तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। यहां पर देखिए इसमें से कुछ आपको जगह का नाम दिया गया है जैसे कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर। इसमें से चोलों की राजधानी कौन सी थी, तो अभी मैंने आपको बताया तंजौर। ठीक है। तंजौर, और तंजौर में ही आपका बृहदेश्वर मंदिर है जिसका कि निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था और यहाँ पर नंदी की विशालतम मूर्ति मिलती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वो क्या थी, चोल प्रशासन अपने ग्राम प्रशासन के लिए बहुत फेमस था। ये चीज आप याद रखिएगा। पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे यहाँ पे पूछा है वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो वो कौन सा था, वो आपका चोल प्रशासन था। और इसका एविडेंस आपको कहां से मिलता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे उत्तर मेरूर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, चोल शासकों के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था, तो टोट वारियम। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ सही कथन दिए गए हैं। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ठीक है। चोल काल में निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है, चतुर्भुज है, याद रखिएगा। तो चोल प्रशासन की जब भी बात आएगी तो आप ग्राम प्रशासन इनका याद रखेंगे और काष्ठ की नटराज मूर्ति भी आप याद रखेंगे, जिसमें जो दक्षिणा मूर्ति है, ये प्रतिमा है, इसमें शिव को शिक्षक के रूप में देखा गया है। अभी डिस्कस करते हैं उसको हम। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है किसको, नटराज को। ठीक है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी है, तो याद रखिएगा नटराज, शिव की काष्ठ की प्रतिमाएं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में, जो मैंने आपको बताया है। ये प्रश्न हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था कि 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे किसके द्वारा, तो कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा उनके कार्यकाल में। यहाँ पर देखिए चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल। अब चलो जल्दी से रिवाइज कर लो, जब भी हम चोल की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे नौसैनिक शक्ति के लिए कौन फेमस था, चोल फेमस थे। नटराज काष्ठ की नटराज मूर्ति के लिए कौन फेमस था, चोल फेमस थे। ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल की बात आएगी तो आप याद रखेंगे राजराज प्रथम का नाम।
ठीक है। और ग्राम प्रशासन की बात आएगी तब भी आप चोल साम्राज्य का नाम याद रखेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे और डिस्कस करते हैं। चालुक्य, चोल, कंदप, कलचुरी राजवंशों में से वा जिसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे तो वो आपका चोल वंश था, याद रखिएगा। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया था, तो किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया था? तो वो आपके राजेंद्र प्रथम थे, ठीक है। और इन्होंने किस चीज की और स्थापना की थी? यहाँ पर देखिए, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी, ठीक है। और इन्होंने बृहद कृत्रिम झील भी बनवाए थे। तो जब भी राजेंद्र प्रथम की बात आएगी तो आप याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप किसने दिया था? राजेंद्र प्रथम ने दिया था। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। और बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसको जाता है? राजेंद्र प्रथम को जाता है। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी वो कौन थे? वो आपके राजराज प्रथम थे। तो राजराज प्रथम की बात आएगी तो अब बृहदेश्वर टेम्पल भी याद रखेंगे और आप जल सेना की भी बात याद रखेंगे, ठीक है। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी वो कौन था? राजराज प्रथम। तो यहाँ पे देखिए, राजराज प्रथम से रिलेटेड क्या क्या चीजें याद रखनी? बृहदेश्वर टेम्पल, नंदी की मूर्ति, और कहाँ पर है? तंजौर में है, ठीक है। राजराज प्रथम की बात करेंगे। जल सेना का प्रारंभ किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किसने प्राप्त की थी? वो भी राजराज प्रथम ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चोल साम्राज्यों में वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी वो भी कौन है? राजराज प्रथम। इतनी चीजें याद कर लीजिए, याद हो गया होगा। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, वो कौन था? कुलोत्तुंग फर्स्ट था। कुलोत्तुंग फर्स्ट वही है जिसने 72 व्यापारियों को भी भेजा था। कहां पे? चीन में। अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके विवरण दिए गए हैं। ये मुझे लगता है यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। एरिपत्ती की हम बात करेंगे तो भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर की बात करेंगे तो स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना, ठीक है। और घटिका की बात करेंगे तो जो मंदिर थे, मंदिरों में विद्यालय होते थे, उसको हम क्या कहते हैं? जो मंदिर से संबंधित विद्यालय होते थे उसको हम घटिका कहते थे। चलिए, इतनी चीजें क्लियर। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था। तो ये कौन सा आपका व्यापार मार्ग था? जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था। तो ये आपका केंद्र था तगर। याद रखिएगा क्लास इस चीज को। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। जब भी हम पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं तो हम ऐहोल इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, ऐहोल अभिलेख की बात करते हैं, और ये परीक्षा में कई बार पूछा है। अभी डिस्कस करते हैं। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो वो आपका चालुक्य था। तो आप क्लास जल्दी से रिवाइज करो। जब भी हम ग्राम प्रशासन की बात करेंगे तो हम चोल वंश याद करेंगे, और जब हम बात करेंगे कि महिलाओं को उच्च पद प्रदान किया जाता था किसके समय में, तो आप याद रखेंगे चालुक्य के समय में, ठीक है। चोल की बात करेंगे तो चोल की राजधानी तंजौर थी। चालुक्य की राजधानी की बात करेंगे तो वातापी थी, ठीक है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें कालिदास का उल्लेख मिलता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक था। यवन प्रिय का मतलब होता था काली मिर्च। संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ था। ये एक तमिल व्याकरण था, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। शिल्पाधिकारम की अगर हम बात करेंगे तो इसके लेखक का नाम आप याद रखिएगा, इंग्लंगो आर्डिगल, ठीक है। देखिए, अब यहां पर तिरुकुरल की हम बात करेंगे तो ये दर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तोलकप्पियम की हम बात करेंगे तो ये व्याकरण है। शिल्पाधिकारम की हम बात करेंगे
तो आप बताएंगे ये प्रेम कथा है, और मणिक मैकले की बात करेंगे तो ये एक वणिक कथा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार रिपीट किया गया है। देखिए, प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच एक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। इसकी सूचना हमें कहां से मिलती है? भारत और रोम के बीच में व्यापारिक ट्रेड चलता था, मतलब ट्रेडिंग होती थी, तो इसकी सूचना हमको अरिकामेडू से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया, जो अरिकामेडू की हम बात करेंगे तो इसे हम पोडुके के नाम से भी जानते हैं। द पेरिपेलस ऑफ द इथेरियन सी के लेखक को ज्ञात था अरिकामेडू। देखो, अरिकामेडू ताम्रलिप्त, कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोडुके के नाम से द पेरिपेलस ऑफ द इथेरियन सी के लेखक को ज्ञात था, वो कौन सा था? पोर्ट आपका अरिकामेडू, याद रखिएगा। रोमन बस्ती प्राप्त हुई थी कहां से? अरिकामेडू से। तो यहीं से तो हमको एविडेंस मिल रहे हैं कि भारत का एक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था रोम के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें रोमन बस्तियां भी मिलती हैं अरिकामेडू में। अब देखिए, एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। कंदब, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है वो है आपके कंदब वंश। चेर, चोल, पल्लव तथा पांडव में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था वो था पल्लव वंश। ठीक है, देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे कंदब, चेर, चोल, पांडव दिया है। ठीक है, जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो ये याद रखिए कंदब वंश का नहीं हुआ है। और यहां पर आपसे पूछा गया जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था वो आपका पल्लव था। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों में पूछने का तरीका ही सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको कंदब एक ऐसा वंश दिया है जिसका उल्लेख नहीं है, और इधर आपको पल्लव दिया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे चेर, चोल, पांडव जो है वो आपके संगम युग में थे। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है एक तमिल भाषा में। ठीक है, कुरल याद रखिएगा। तमिल ग्रंथ जिसमें लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो कुरल जो है वो तमिल भाषा में लिखी गई है और इससे लघु वेद की संज्ञा भी दी गई है। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखन किसने किया है? कंबन ने किया है। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए क्लास, यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे आपको डायनेस्टी दी गई है, साम्राज्य दिया गया है। तो गुप्त की बात करेंगे तो देवगढ़ याद रखिएगा, चंदेल, खजुराहो मंदिर चंदेल, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर है वहां पर, तो चंदेल वंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चालुक्य की बात करेंगे तो आप बादामी याद रखेंगे, पल्लव की बात करेंगे तो पनमैले याद रखिएगा। चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्रामम की जब हम बात करेंगे तो ये आपका व्यापारियों का निगम था, याद रखिएगा क्लास। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? तो तकोलम का जो युद्ध है वो आपका हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था किसने? मलिक काफूर ने। संगम युग में उरेयूर विख्यात था सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांड्य राज की जीवन रेखा थी वेगी नदी। जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करिए। वेगी नदी, पांड्य राज की जीवन रेखा क्या थी? वेगी नदी। संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित था वो कौन कौन से थे? नोरा, टोंडी, ठीक है, मुशीरी एवं नेलसेंडा। संगम कालीन साहित्य में कौन? वो एक मनन प्रयुक्त होते थे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था कहां पे? मदुरई में। तृतीय संगम कहां पे हुआ था? मदुरई में हुआ था। प्रथम और द्वितीय संगम अगर पूछेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रथम और द्वितीय संगम जो है वो मदुरई और कपाटपुरम में हुआ था। प्रथम मदुरई में हुआ था, द्वितीय आपके कपाटपुरम में हुआ था और थर्ड संगम जो था वो मदुरई में हुआ था। इंपॉर्टेंट है क्लास, याद रखिएगा। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया, किसको बोला जाता है? अगस्त्य को बोला जाता है। यहां पर देख लीजिए, चालुक्य की बात करेंगे तो आप बादामी याद रखेंगे, पल्लव की कांचीपुरम, हर्ष की कन्नौज और पांड्य की मदुरई। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है, तो मातवालीन। ठीक है,
चालुक्य राजपूत गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, तो वो आपके चालुक्य थे। इन्होंने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। कंदप राजाओं की राजधानी क्या थी? वनवासी थी। याद रखिएगा, क्या थी? वनवासी। पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत, ठीक है, 26वीं ईस्वी पूर्व में भेजा था, वो कौन सा आपका राजवंश था? वो आपका पांडव राजवंश था। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहां पर? मीनाक्षी कहां पर है? मदुरई में है। बृहदेश्वर टेम्पल कहां पर है? तंजौर में है। ठीक है। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है, तो वो आपका मातवालिन है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस भी किया है। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य शासन में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है, वो आपका मातवालिन है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है। जल्दी से याद करिए। वेंकटेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो ये तिरुमाल में है। ठीक है। महाकाल मंदिर आपका कहाँ पर है? महाकाल उज्जैन, सुना होगा आप लोगों ने। वेलूर मठ कहाँ पर है? तो वो हावड़ा में है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार देखते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है किससे? हेरोडोटस से। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। ये डिस्कस किया है हमने। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी कौन कौन सी है? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा। दश कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? दंडेन है। कुमार संभव के रचनाकार कौन है? कालिदास है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, मल्लिका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव तथा जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा है, तो जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा है। मल्लिका अग्निमित्र पूछेगा तो किसके द्वारा लिखित है? आप बताएंगे, बताइए। कालिदास द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करेंगे तो किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव की बात हम करेंगे तो ये किसने लिखा है? ये भी कालिदास ने लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है और लेखक है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो पाणिनि ने लिखा है इसको। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है, जिनको कि विष्णुगुप्त भी हम कहते हैं ना, कौटिल्य भी कहते हैं। राजतरंगिणी की बात करेंगे तो कल्हण द्वारा लिखी गई है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। देखिए क्लास, इस तरीके के प्रश्न ना सुमेलित करने को भी पूछते हैं और इंडिविजुअल प्रश्न भी पूछते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या किसके बारे में बोला गया है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। कल्हण ने लिखी है। तो ये सब याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, लेखक है और रचनाएं हैं। भारती की बात करेंगे तो कीर्तार अर्जुनियम। ठीक है, हर्ष की बात करेंगे नागानंद। कालिदास की बात करेंगे मल्लिका अग्निमित्रम। ठीक है, और राजशेखर की बात करेंगे तो कपूर मंजरी। याद रखिएगा। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, तो कथा सूत्र महाभारत से किसने किसने लिया है? तो न्यासधीय चरित्र, कीर्तार्जुनियम, ठीक है, और फिर शिशुपाल वध। विशाखा दत्त, यहाँ पे सुमेलित करना है। विशाखा दत्त नाटक, वारामिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। चरक संगीता नामक पुस्तक संबंधित है चिकित्सा से। वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। कालिदास रघुवंश भास, देखिए मैंने जो याद किया था इसको, तो कालिदास रघुवंश भास आपको आभास हो जाता है किसमें? स्वप्न में ही मुझे आभास हो गया कि पेपर आसान आने वाला है। तो आप यहां से स्वप्न याद कर सकते हैं, भास याद कर सकते हैं। ठीक है, बाणभट्ट कादम्बरी, ठीक है, हर्ष रत्नावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनो जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह है मिलिंडर। ठीक है, मिलिंडर याद रखिएगा। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन है? वो नागसेन है। वह शोध जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, वो है मिलिंद पनो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दरबारी कवि है और किस राजा के समय में है। अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन। राजतरंगिणी के लेखक
कल्हड़ के समय शासक कौन था? जयसिंह थे। जयसिंह के शासन में कल्हड़ ने राजत रंगड़ी लिखी है। चलिए यहाँ पे दरबारी का भी ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। कल्हड़ कृत राजत रंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। ठीक है, कल्हड़ की राजत रंगड़ी को आगे बढ़ाया था किसने? चोलराज और श्रीवर ने। नागानंद रचना है किसकी? अश्वघोष की। नागानंद और रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका याद रखेंगे और हर्षवर्धन का नाम याद रखेंगे। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संगीता तथा दय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है वो है बृहत संगीता। मृज कटिकम की बात करेंगे तो शूद्रक का नाम याद रखेंगे। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, हर्षचरित बाण भट्ट। ठीक है, यहाँ पर ग्रंथकार है और मूल ग्रंथ है। यहाँ पर देखिए बृहत संगीता की बात करेंगे वारामिहिर। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त, मृज कटिकम शूद्रक, क्रमांक देवचरित तो बिल्हड़। कपूर मंजरी राजशेखर, मालविका अग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, सौदरानंद अश्वघोष। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से रिलेटेड है। द्वस्वरूपक जो है वो नाट्य है आपका। लीलावती गणित से रिलेटेड है। महाभाष्य व्याकरण है। शकुंतलम लिखा है किसने? कालिदास ने। मृज कटिकम, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रम वर्षीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है मृज कटिकम। ठीक है, यह हमने डिस्कस किया है। मालविका अग्निमित्र जो नाटक है कालिदास द्वारा रचित, उसमें नायक कौन है? अग्निमित्र है, याद रखिएगा। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, तो अभी हमने देखा वो क्या है? मालविका अग्निमित्र है। इसमें किसकी बात की गई है? अग्निमित्र की बात की गई है और उनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये देखिए स्वप्न वासव दत्ता की बात करेंगे तो स्वप्न की बात करेंगे तो भास का आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते हैं लक्ष्मण सेन की सभा को। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। वह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है या वाक्य? तो ये गीता से लिया। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये कहाँ बोला गया है? ये महाभारत में बोला गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसमें 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिसका वो कौन सा है? वो पंचतंत्र है। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा द्वारा, जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी है। सर्ववर्मा आप बात करेंगे तो कातंत्र। ठीक है, शूद्रक, मृज कटिकम। ज्ञानेश्वर की बात करेंगे तो मित्राक्षा। कल्हड़ की बात करेंगे तो राजत रंगड़ी। ठीक है, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर तथा लल्ल में से वह जो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है तो वो है भास्कर। ठीक है, भास्कर की जो पुस्तक है लीलावती, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपके गणित से रिलेटेड है। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी, वो आपके कौन थे? वो आर्यभट्ट थे। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है किसको? मनु को। शून्य का आविष्कार किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने। अब यहां पर देख लीजिए लाइफ ऑफ हेवन सियोंग, तो ये हुगली। डिस्टोरियल फिलिपिकल पोम्पेयस स्टोग्रस। ठीक है, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र था वीणा का। चलिए पूर्व मध्यकाल देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान किस नाम से प्रसिद्ध थे? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से था, क्षेत्र से था। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार में बनवाया था वो था सारनाथ में। हम्पी महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। अल्लाह उदल संबंधित थे महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई हैं। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयनायक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जयानक है। जब पृथ्वीराज विजय की बात करेंगे तो जयानक का नाम याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो का नाम याद रखेंगे तो चंद बरदाई का नाम याद रखिएगा। सारंग देव हमीर रासो
चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक अल्लाखंड, नरपति नाला बिसेल देव रासो। राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहेली शहर की स्थापना की थी वो तोमर वंश था। भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहां पर? उत्तर बंगाल में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। सोमपुर महावीर का निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल ने। तो याद रखिएगा, सोमपुर महावीर का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? ये आपका बिहार में है और इसका निर्माण धर्मपाल ने कराया था। और सोमपुर महाविहार का भी निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था कौन? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? मिहिर बोस था। महान जैन विद्वान हेमचंद अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को, याद रखिएगा। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन तथा लक्ष्मण सेन में से वह जिसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है वो है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था सेनों द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जमयूत वाहन। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। अब यहां पर देख लीजिए, आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रतिहार, कन्नौज, चोल, तंजौर, परमार, धारा, सोलंकी, अहिलवाड़। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल में से वह जो त्रिकोटात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो ये चोल नहीं था। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट में से आपके त्रिकोटात्मक, जिसको कि हम संघर्ष कहते हैं, उसके हिस्सा थे। महोदया पुराना नाम था किसका? कन्नौज का। ठीक है। नगर महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता था? कन्नौज को जाना जाता था। चामुंड राय, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल तथा महिपाल देव में से वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी वो कौन था? वो जयसिंह सिद्धराज था। राजा भोज ने शासन किया था कहां पर? धार पर। भोजशाला मंदिर में आप किसकी प्रतिमा देखेंगे? भगवती सरस्वती की। गौड़वाहों के रचयिता थे बागपति। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र। बौद्ध गया बिहार में। खजुराहो की बात करेंगे तो बुंदेलखंड। शिरडी में कहां पर है? अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र हो गया। तिरुपति रायल सीमा आंध्र प्रदेश। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा निरुपति करता था भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र को, वाटर व्हील को। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो है अर्घट्टा मतलब क्या था? ये आपका वाटर व्हील से रिलेटेड था। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। एक तरफ डायनेस्टी दी गई है, दूसरी तरफ फाउंडर दिए गए हैं और कैपिटल दिए गए हैं। क्लास यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वाला खेल नहीं है, बस रिवीजन का पर्पस है, तो देख लीजिए। ठीक है। हरियंग डायनेस्टी की बात करेंगे तो इंग्लिश में भी हरियंग डायनेस्टी ही कहलाएगी। नंदा डायनेस्टी भी इंग्लिश हिंदी दोनों में नंद डायनेस्टी ही कहलाएगी। ठीक है। मौर्य डायनेस्टी भी दोनों में मौर्य डायनेस्टी ही कहलाएगी। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। हरियंग डायनेस्टी की बात करेंगे तो बिम्बसार जो था वो इसका फाउंडर था। राजगीर इसकी कैपिटल थी। शिशुनाग डायनेस्टी की बात करेंगे तो शिशुनाग इसका फाउंडर था। गिरविराज इसका जो कैपिटल था। नंद डायनेस्टी की बात करेंगे, महापद्मानंद इसका फाउंडर था और पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। सुंग डायनेस्टी की पुष्यमित्र सुंग मतलब इसका फाउंडर था और कैपिटल आपकी पाटलिपुत्र थी। कर्ण डायनेस्टी की बात करेंगे तो वसुदेव का नाम याद रखेंगे और पाटलिपुत्र कैपिटल। गुप्त डायनेस्टी की श्रीगुप्त और पाटलिपुत्र इसका कैपिटल। सातवाहन की बात करेंगे तो सिमुक का नाम याद रखेंगे और इसका जो पहला कैपिटल था वो परिस्थान था। ठीक है। और दूसरा अमरावती था, याद रखिएगा। चोल डायनेस्टी की बात करेंगे तो विजयालय इसका फाउंडर था और तंजौर इसका कैपिटल था और उरैयूर भी इसका कैपिटल था, याद रखिएगा। तंजौर और उरैयूर। राष्ट्रकूट की बात करेंगे तो दांडी दुर्ग का नाम आप याद रखेंगे और मालखेड़ा इसकी कैपिटल थी। तो क्लास इसको फाउंडर और कैपिटल के नाम देख लीजिएगा। डायनेस्टी के साथ परीक्षा में प्रश्न बनता है।
यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जैन काउंसिल कहाँ हुई थी, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो पहली जैन काउंसिल हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वल्लभी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा इसके चेयरपर्सन आपके कौन थे, चेयरमैन कौन था, स्थूलभद्र था और इधर देवार्दी था। किसके समय में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। इसमें जो अंक थे उनके कंपाइलेशन, जो 12 अंक थे उनके कंपाइलेशन किया गया था और इसमें आपका फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंक और उपांक के कंपाइलेशन हुआ था। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जो पहला काउंसिल था वो आपका कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के समय में हुआ था और उपाली ने इसे प्रिसाइड किया था, महाकश्यप उपाली ने। सेकेंड काउंसिल की बात करेंगे तो काला अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ था और शवकामुनि जो थे उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। थर्ड काउंसिल अशोक के समय में हुआ था, तीसरा का नाम याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। फोर्थ काउंसिल की बात करेंगे तो कनिष्क के समय में हुआ था, प्रिसाइड किसने किया था, वसुमित्र ने किया था और कश्मीर में हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जब भी बुद्धिस्ट की बात करते हैं, बुद्धिज्म की, तो यहाँ पे हम त्रिपिटक की बात करते हैं। पिटक मतलब टोकरी। ठीक है, जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, जो भी उनकी टीचिंग थी उसको उनके मरने के बाद उनके शिष्यों ने एक जगह लिखना शुरू किया और उसको टोकरियों में, मतलब पिटक उसको कहते हैं, पिटक में रखना शुरू किया। तो देखिए त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक और सूत्र पिटक की बात करेंगे तो जो आपका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था उसमें इसे कंपाइल किया गया था, ये चीज याद रखिएगा। विनय पिटक में जो आपके जो बौद्ध भिक्षुक थे उनके जो डिसिप्लिन होनी चाहिए, किस मैनर में उनको रहना है, ये सब के बारे में लिखा रहता है। सूत्र पिटक की बात करेंगे तो जो बुद्ध की जो टीचिंग थी उसके बारे में लिखा, जो उपदेश है वहां उसके बारे में। अभिधम पिटक की हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिलोसफीज ऑफ बुद्धास टीचिंग, ठीक है, ये दार्शनिक उसमें चीजें लिखी गई है। तो अभिधम पिटक याद रखिएगा। अभिधम पिटक जो है इसका कंपाइलेशन आपके थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है, ये भी चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं एक तरफ अभिलेख दिए गए हैं, दूसरी तरफ रूलर दिया गया। जब भी हाथी गुम्फा अभिलेख का बात होगा तो आप खारवेल, कलिंग राजा खारवेल को याद रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख, जिसको कि हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये किससे रिलेटेड है, रुद्र दामन से रिलेटेड है। और कहां से, सुदर्शन लेक का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, पुष्यगुप्त ने कराया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। इसका एविडेंस कहां से मिलता है, वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर नासिक इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो नासिक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, गौतमी बाल श्री से। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में इससे इंफॉर्मेशन भी मिलती है। इलाहाबाद या फिर प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो ये समुद्रगुप्त द्वारा, ठीक है, इशूड बाय समुद्रगुप्त और कंपोज इसको किसने किया था, हरिसेन ने, तो याद रखिएगा। भित्री अभिलेख की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त का नाम याद रखिएगा। क्लास ये प्रश्न बनते हैं इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। पहरपुर की बात करेंगे तो ये आपका पहरपुर में है, ठीक है, और ये आपके गुप्ता डायनेस्टी के समय में आया था, बांग्लादेश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द गुप्ता किंग। ऐहोल इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो आज ही हमने डिस्कस किया, पुलकेशिन द्वितीय, और रिटन बाय रवि कीर्ति। यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें मेंशन किया गया है कि हर्षवर्धन को किस तरीके से पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। मंदसौर अभिलेख की बात करेंगे तो यशोधर्मन का नाम याद रखिएगा। ग्वालियर अभिलेख की बात करेंगे तो गुर्जरा प्रतिहार किंग भोज प्रथम का नाम याद रखना है। ठीक है, बांसखेड़ा अभिलेख की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉपर प्लेट बेयरिंग द सिग्नेचर ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन से रिलेटेड है। देवपारा प्रशस्ति की बात करेंगे तो बंगाल रूलर विजय सेन से रिलेटेड है ये। तो ये सारे अभिलेख आपको पता होना चाहिए और ये किससे रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा, इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्लास यहाँ पर देखिएगा, इतनी चीजें हमने डिस्कस की। अभी हम डिस्कस करने वाले ट्रेवलर्स, कौन किसके समय में आया था। चलिए यहाँ पर देखिए, एशियन ट्रेवलर की बात करते हैं। डैमेकस की बात करेंगे तो डैमेकस किसके समय में आया है, बिंदुसार के कोर्ट में आया है, याद रखिएगा। ये एक ग्रीक एम्बेसडर था। मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज का इंडिका याद होगा आप लोगों को, ठीक है, और ये किसका, मेगास्थनीज वॉज द सेल्यूकस एम्बेसडर, ठीक है, जो किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और इन्होंने क्या लिखा है, इंडिका लिखा है, ये चीज आप याद रखिएगा।
और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि दी थी। ये भी चीज आप याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन की बात करेंगे तो ये किसके समय में आया है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ह्वेंसांग की बात करेंगे तो ह्वेंसांग किसके समय में आया है? हर्षवर्धन के समय में आया है। ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑल्सो कॉल्ड सीयूकी। सीयूकी याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? ही रोट, किसने लिखा है? ह्वेंसांग ने लिखा है। परीक्षा में प्रश्न बनता है। आर्टसेन की बात करेंगे हम तो ये किसके समय में आया है? ये भी हर्षवर्धन के समय में आए हैं। ठीक है, अल मसौदी की बात करेंगे तो अल मसौदी जो थे वो अरेबिया से बिलोंग करते थे और ये 10th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, और इन्होंने ही डिस्क्राइब हिज व्यूज ऑन इंडिया इन हिज बुक। याद रखिएगा, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? मुरुज उल जिहाब। पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। क्विक रिवीजन सीरीज में हमारा जो मेन पर्पस है वो है चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज करना। इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा कम फोकस कर रही हूँ, रिवीजन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अब समय है चीजों को बस रिवाइज करने का। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई डिफिकल्टी हो रही हो तो वो भी बताइए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मैं फिर कहूंगी जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी घबराहट बढ़ेगी, मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, लेकिन अपने आप को कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, भले ही 1 मार्क्स से क्वालिफाई करे, पॉइंट मार्क्स से क्वालिफाई करे, लेकिन प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना है, मेंस में अपीयर होना है। ठीक है, तो पूरा रिवीजन पे फोकस करिए। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा। जो पॉइंट नहीं याद है उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे। जब 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे ना एग्जाम में तो आपको याद आ ही जाएगा। तो बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए, बहुत आराम से पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई करिए और किसी के भी बहकावे में मत आइए। अब आपको पीएचडी नहीं करनी है, चीजों को समझना नहीं है, अब जल्दी जल्दी बस चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर तो सर इतना अच्छा पढ़ा ही रहे हैं, सर से करंट अफेयर पढ़िए। ठीक है, सेंसस थोड़ा पढ़ लीजिए, एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए, और सारे सब्जेक्ट्स को अब रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप ही लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप ही में से सब लोग कहेंगे कि मैम सिलेक्शन हो गया, तो उस दिन का भी वेट हम लोग करेंगे। खूब पढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। कोई भी डिफिकल्टी होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने पे भरोसा रखिए। सबसे बड़ी चीज अपने पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, सब चीज संभव है। तो धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास, और फिर आखिरी में कहूंगी अपने पे भरोसा रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद क्लास।